नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और यूं तो वक्त है महाभारत का, लेकिन आज एक खास पेशकश पराक्रम दिवस से जुड़ी हुई, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में देश आज पराक्रम दिवस मना रहा है और आजादी के सबसे बड़े योद्धा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सबसे बड़ी श्रद्धांजलि देने वाली है। आज नेताजी की 125वीं जयंती है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी को वो सम्मान देने जा रहे हैं जिसके वो हकदार तो है, लेकिन आजादी के 75 सालों बाद भी उन्हें वो सम्मान मिला नहीं। अहम बात यह है कि 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन करीब 21 सालों तक दिल्ली के दिल यानी कि ल्यूटन जोन में इंडिया गेट पर ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी रही। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये नेताजी की वो होलोग्राम मूर्ति होगी जो अब उस मूर्ति की जगह लेगी। ये मूर्ति 1968 तक वहीं लगी रही थी, यानी आजादी के 21 साल बाद तक वहां पर ब्रिटेन के राजा की मूर्ति लगी रही। लेकिन अब जाकर इस कैनपी यानी कि वो जो आप तस्वीर देख रहे हैं, उस कैनपी के नीचे सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जाएगी। आजादी के इस महानायक की मूर्ति लगाई जाएगी, उनको यह सम्मान दिया जा रहा है। वहां से जॉर्ज V की मूर्ति को हटने में 21 साल लग गए। जैसा मैं आपको बता रही हूं, 1968 में यह मूर्ति हटा तो दी गई, लेकिन यह जगह तब से अब तक खाली थी। अब मोदी सरकार ने इस जगह पर नेताजी की प्रतिमा लगाने का बड़ा फैसला किया है। आज उनकी 125वीं जयंती के मौके पर सबसे पहले सुबह संसद भवन से ये तस्वीरें आई, जब संसद भवन के सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और वहां पहुंचकर उन्होंने नेताजी को श्रद्धांजलि दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन किया। उनके साथ वहां पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी थे और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी थे। आपको बता रही हूं कि कैसे इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति स्थापित की जाएगी, लेकिन उससे पहले इस जगह पर किस तरह से आज एक होलोग्राम का अनावरण किया जाएगा। वहां ग्रेनाइट की मूर्ति लगे, उससे पहले कैसे एक होलोग्राम का अनावरण करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्रेनाइट मूर्ति जब तक तैयार नहीं हो जाती, वहां पर यह 3D होलोग्राम मूर्ति लगाई जाएगी। इसका पीएम मोदी थोड़ी देर में अनावरण करने वाले हैं। वहां से सीधी तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि देश की आजादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कितनी बड़ी भूमिका है, यह बताने की और दोहराने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले देश के सुपूत का खून आज भी देश की रगों में बह रहा है। नेताजी देश की आजादी के सबसे बड़े नायक हैं, भारतीय इतिहास के वो गौरव हैं जिन्हें कभी वो सम्मान नहीं मिला। और ये जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर किया करते हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले किया करते थे, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और आज जब वो इंडिया गेट पहुंचेंगे, क्योंकि समय जो हमें दिया गया वो शाम 6 बजे का, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट पहुंचकर ये जो 3D होलोग्राम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस की यही 3D होलोग्राम, वहां पर किस तरह से उसका अनावरण किया जाएगा जब तक वहां पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनकर तैयार नहीं होती है। सीधे अगर इंडिया गेट हम एक बार जा पाए, क्योंकि हमारी वहां पर सहयोगी सुजाता भी मौजूद है, मैं ये भी आपको बता दूं कि देश के दिल में जगह देने जा रहे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि यहां पर इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा स्थापित होगी और दुनिया इस गौरवशाली पल का गवाह बनने वाली है अब से थोड़ी देर बाद। सुजाता, अगर आप वहां से तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि मुझे पता है कि एक भव्य कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी समय पहुंचने वाले हैं, गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम का आगाज करने वाले हैं। अगर आप तस्वीरें दिखा पाए वहां से, सुजाता। सुचरिता, मेरे पीछे मैं तस्वीरें आपको दिखाती हूँ, लेकिन अभी वो जगह वैसी ही दिख रही है जैसी वो 1968 के बाद से दिखती आई है। वो लाल रंग का संगमरमर छतरी नुमा आकृति, जिसके नीचे वो जगह खाली है, और हम में से ज़्यादातर लोगों ने उस जगह को खाली ही देखा है। 1968 से पहले वहाँ पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति ज़रूर लगी हुई थी, लेकिन आज 125वीं जयंती जब नेताजी की है तो वहाँ पर उनकी एक इमेज लगने वाली है। और क्योंकि अभी वो मूर्ति तैयार नहीं है, लेकिन क्योंकि मौका बहुत ख़ास है,
25वीं जयंती है, इसीलिए सरकार ने निर्णय लिया कि कम से कम एक प्रतीक के रूप में ही वहाँ उनकी छवि जो है वो स्थापित की जाए, एक होलोग्राम छवि उनकी स्थापित की जाए। दर्शकों को बता दें, होलोग्राम एक तकनीक है जिसमें किरणों के माध्यम से एक छवि जो है वो बनाई जाती है, और ऐसा ही कुछ यहाँ नेताजी की वो तस्वीर जो हमारे और आपके जहन में सबसे ज़्यादा जो है वो छपी रहती है। जब भी हम सोचें नेताजी के बारे में तो उनकी सैल्यूट करने वाली जो एक इमेज है वही हमें नजर आती है। वैसी ही एक आकृति यहाँ पर स्थापित होगी आज एक होलोग्राम के रूप में, और यहाँ से जो आप देखेंगे वो जगह अब आपको खाली दिख रही है, लेकिन उसके बाद सुजाता, एक बार दाईं तरफ अगर ये तस्वीरें जरा स्क्रीन पर रखें, सुजाता, दिखा रही हैं कि वो कैनपी जो इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, यहीं पर अब एक 3D होलोग्राम नेताजी का बनकर तैयार किया गया है, और यहां पर वो नजर आएगा जब तक नेताजी की ग्रेनाइट की बनी हुई मूर्ति यहां नहीं रख दी जाती है। और उसी को आज उसका अनावरण करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचने वाले हैं। एक बार हम बता देते हैं अपने दर्शकों को, सुजाता, मैं एक बार अपने दर्शकों को यह भी बता रही हूं कि किस तरह से इंडिया गेट पर नेताजी की ये 3D होलोग्राम रहेगी। इसका मतलब क्या होता है? ये 3D होलोग्राम क्या होता है? एक खास होलोग्राम प्रतिमा है जो प्रोजेक्टर से तैयार की गई है, प्रोजेक्टर्स से तैयार होती है। चारों तरफ यहां पर प्रोजेक्टर्स लगाए गए हैं, और इनसे किस तरह से जो बीम लाइट निकलती है उससे एक 3D इमेज तैयार होती है, एक 3D इमेज तैयार होती है, और ये एक वर्चुअल इमेज है जो अलग अलग एंगल से देखी जा सकती है। इसकी एक तस्वीर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा की थी, उन्होंने शेयर की थी और बताया था कि किस तरह से इस 3D होलोग्राम का वो यहां पर उसको शुरू कर रहे हैं, उसकी एक शुरुआत हो रही है। जब तक यहां मूर्ति नहीं आ जाती, इसी जगह पर बाद में नेताजी की ग्रेनाइट की मूर्ति लगाई जाएगी। आपको बता दें कि इसी जगह पर, जैसा हम थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे कि 1968 तक, यानी आजादी के 21 साल बाद तक जॉर्ज V की मूर्ति लगी हुई थी। उसके बाद यह फैसला लिया गया कि इस मूर्ति को यहां से हटाना है। वो जगह वहां पर खाली थी, लेकिन उसके बाद वहां पर किस तरह से उस जगह को अब भरा जाएगा, और आजादी के बड़े सुपूत यानी कि किस तरह से सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति वहां लगाई जाएगी। सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज, क्योंकि मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास जाऊं। जीडी बख्शी सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस पर 3 किताबें लिखी हैं, वॉर वेटरन है, और सुभाष चंद्र बोस को किस तरह से उन्होंने पढ़ा है, उनको जाना है। उनके पास जाऊं। अनिला सिंह जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, हमारे साथ वरुण पुरोहित हैं, कांग्रेस के नेता। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि आजाद हिंद फौज की किस तरह स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में इसका गठन किया था, और वहां से किस तरह से शुरुआत हुई थी आजादी के उस संग्राम की, क्योंकि एक सशस्त्र बल था जिसका गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, यानी कि आर्म्ड फोर्स। सोवियत संघ, जर्मनी, जापान सहित कई देशों का दौरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। इन देशों में जाकर भारत के लिए सहयोग मांगा। उन्होंने जाकर इन देशों से अपील की कि किस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में हमारी आप मदद कीजिए, हमें किस तरह से सहयोग चाहिए, हमें हथियार चाहिए, अंग्रेजों के खिलाफ हम ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं क्योंकि अपने देश को हम आजादी दिलाना चाहते हैं। जापान ने फौज को सहयोग का हाथ बढ़ाया। जापान एक ऐसा देश था जिसने कहा कि आजाद हिंद फौज को वो मदद करेगा, और फौज में करीब 85,000 सैनिक शामिल हुए। 85,000 सैनिक शामिल हुए। ये फौज सुभाष चंद्र बोस ने तैयार कर ली थी, गठित कर ली थी। सोचिए उस समय में जापान द्वारा जो युद्ध बंदी बनाए गए थे भारतीय सैनिक, उन्हें भी इसमें शामिल किया सुभाष चंद्र बोस ने। यानी कई देशों में जाकर उन्होंने सहयोग मांगा था, जापान ने सहयोग दिया, और उसके बाद उनके साथ मिलकर किस तरह से भारत में अंग्रेजों को हटाने के लिए उन्होंने सशस्त्र बल यानी कि आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। 1944 में अंग्रेजों से एक भयंकर युद्ध भी हुआ, और उसमें कई ऐसी जगहें थी, हमारे दर्शक जाने कि जिन्हें अंग्रेजों के वर्चस्व से आजाद करा लिया था सुभाष चंद्र बोस और उनकी इंडियन नेशनल आर्मी ने। इसमें कोहिमा था, पलेल था, ऐसी कई जगहें थी जिनको अंग्रेजों से मुक्त कराया था आजाद हिंद फौज ने, इंडियन नेशनल आर्मी ने। और सुभाष चंद्र बोस को इस बात का यकीन था कि अगर वो इसी तरह से लड़ते रहेंगे तो वो आजादी दिला सकते हैं भारत को। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने घुटने टेके, उसके बाद जापान ने आजाद हिंद फौज को मदद से मना कर दिया, मदद से इनकार कर दिया। तब जाकर सोचिए, ये जो एक इंडियन नेशनल आर्मी जिसका गठन किया, जिसको आगे बढ़ा रहे थे सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि उन्हें बाहर
भारत से बाहर देशों की मदद की जरूरत थी, सशस्त्र बल बनाने थे, इसीलिए ये मदद लेने की जरूरत थी। किस तरह से इसी फौज के सामने उन्होंने अपना आजादी का नारा भी दिया था, वो नारा जो आज तक हर भारतीय के लबों पर है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा, ये आज तक लोगों के किस तरह लबों पर है। मैं एक बार जीडी बख्शी सर के पास जाऊंगी और जीडी बख्शी सर, मैं आपसे सीधे पूछ रही हूं, आप क्यों कहते हैं आज भी कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस हैं? क्योंकि 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना और घोषणा करी थी सिंगापुर से, और उसमें जो एक आजाद हिंद सरकार का गठन किया था और आजाद हिंद फौज को वो जो है उन्होंने एक प्रॉपर फौज की तरह खड़ा किया। बैंक बनी और आजाद हिंद बैंक बनी, आजाद हिंद ने अपने नोट छापने शुरू किए, एक पूर्णतः सरकार बनी जिसके पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने वहां डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस करी। देखिए, अमेरिका का जो 4 जुलाई है वो दिन नहीं जिस दिन अंग्रेज गए, 4 जुलाई वो दिन है जिस दिन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, जॉर्ज वॉशिंगटन ने किया। ठीक है, तो हमारा भी अगर असली आजादी का दिवस देखा जाए तो वो 21 अक्टूबर है। 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की गठन किया गया था विदेश में, और एग्जाइल में एक सरकार बनाई गई थी, प्रॉपर सरकार विद अ कॉन्स्टिट्यूशन, विद एन आर्मी, विद अ पुलिस, विद अ बैंक्स। सर, आपसे ये जरूर पूछूंगी क्योंकि आपने अपनी किताब में कई बार इस बात का जिक्र किया है कि सुभाष चंद्र बोस को आजादी की लड़ाई के बाद भी आजादी के पूर्व वो स्थान नहीं मिला भारतीय इतिहास में जिसके वो हकदार थे, और इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूं, आप क्यों कहते हैं कि एक साजिश के तहत ऐसा हुआ? ऐसा किया गया नहीं, ऐसा एक साजिश के तौर पे किया गया। देखिए, आज एक बहुत पवित्र दिन है। आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक अनूठा जो है देश को तोहफा दिया है। उन्होंने ये सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि नेताजी और आजाद हिंद फौज को जिस बेरहमी से मार्जिनलाइज किया गया था, कोशिश की गई थी कि देश की चेतना से उनकी अमर छवि मिटा दी जाए, आजाद हिंद फौज को जमीन के नीचे गाड़ दिया जाए। और देखिए, 60,000 की आजाद हिंद फौज थी जिसमें से 26,000 लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जरा 26,000 का आंकड़ा समझिए। देखिए, जो हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल है उस पे 26,244 नाम है 1947 से लेकर आज तक, जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के 13 लाख की जो संख्या है उसमें से 26,000 शहीद हुए। यहां 60,000 में से नेताजी की कमान के नीचे भारतवर्ष के लिए शहीद हो गए 26,000 सैनिक। उनका भारत की फौज में वापस नहीं लिया गया, उनकी पेंशन रोक दी गई, उन्हें भूखों मरने सड़कों पे छोड़ दिया गया। और आज के दिन भारत में एक पत्थर नहीं है जहां उनका नाम लिखा। ये तो धन्य है मोदी जी कि उन्होंने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का महिमा मंडन किया है, उनकी मार्जिनलाइजेशन को खत्म किया है। उन्हें जहां पे किंग जॉर्ज 5 का पुतला देश छतरी के नीचे होता था, आज उस पुतले की जगह आजाद हिंद फौज के कमांडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उनका जो है स्टैचू वहां लगाकर, उनकी मूर्ति वहां लगाकर उनको जो है मार्जिनलाइजेशन से मेन स्ट्रीम किया जा रहा है। और असली लड़ाई है नैरेटिव्स की। मैं ये जरूर कहूंगी और आज खुलकर कहना चाहती हूं अनिला जी, वरुण पुरोहित जी, कि स्वतंत्रता सेनानियों और देश के महान योद्धाओं के नाम पर किसी तरह की राजनीति होनी नहीं चाहिए। लेकिन जब मेजर जनरल जीडी बख्शी सर कहते हैं, वरुण जी, जब वो ये कहते हैं कि कैसे एक साजिश के तहत सुभाष चंद्र बोस को इतिहास के पन्नों से गायब रखा, किसने रखा गायब सर? अनिला जी, किसने गायब रखा? अनिला जी पहले, फिर वरुण जी आपके पास आ रही। मेरी सबको राम राम। और वैसे आज जय हिंद कहना चाहिए।
बिल्कुल, तो जय हिंद मैम। मेरी आवाज एको कर रही है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि साजिश के तहत कि स्वतंत्रता के बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने कुछ जो वॉर हीरोज थे, जो कि कांग्रेस से कभी ना कभी उनका नाता रहा, उनका नाम जो है आगे रोशन हो, आगे की जो पीढ़ियां हैं वो जान सके। उन्होंने पूरा प्रयास किया कि उनको भी अंधियारे, किसी गलियारे अंधियारे में उनको छुपा दिया जाए। अगर हम बात करते हैं जी अनिला जी, मैं आपको ऑडियो जरा ठीक करा रही हूँ क्योंकि कुछ दिक्कत आ रही है। मैं अनिला जी आपके ऑडियो के पास, मैं आपके ऑडियो पर आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ। वरुण जी मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उस मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। सवाल सब ये पूछ रहे हैं कि पहले क्यों नहीं सोच लिया इसके बारे में। नहीं सुचारिता जी, आज तो श्रद्धांजलि देने का, नमन करने का नेताजी को दिन है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये चर्चा चल रही है, आप मुझे बताइए क्या सम्मान दे रहे हैं। आप छोटी सी मूर्ति लगाओगे सरदार पटेल जी की, तो आप इतनी बड़ी लगा रहे हो जब आपको पहले से आपने सोचा नहीं था क्या? आप संसद सत्र में आम सहमति बना के, किसको ऑब्जेक्शन होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगाने के लिए? आप बड़ी सारी मूर्ति लगाते, भव्य इमारत बनाते। जब आप सेंट्रल विस्टा के पैसे खर्च कर सकते तो इससे बड़ा बनाते, हम तो उससे और ज्यादा खुश होते। ये बात और फ्लेम को क्यों आपने मर्ज किया? कभी अखंड ज्योति को मर्ज किया जाता है धर्म में? अखंड ज्योति भी जलने देते हैं। और तो आपकी आवाज में नाराजगी क्यों झलक रही है? नेताजी की और खुश होकर और गर्व से कहिए कि नेताजी की मूर्ति लग रही है। नाराजगी कहां झलक रही है? मैंने तो आपको उदाहरण दिया कि इससे भव्य मूर्ति लगनी चाहिए, छोटी मूर्ति क्यों, बड़ी मूर्ति लगनी चाहिए। आप जब सरदार पटेल साहब की मूर्ति लगा सकते हो इतनी बड़ी, तो उससे उतनी बड़ी तो कम से कम बड़ी। आप भव्य, खूब जमीन दिल्ली में पड़ी है सेंटर में इंडिया गेट के पास, और फ्लेम ये। नहीं सर, मैं बड़ी की बात नहीं कर रही, आप सही कह रहे हैं, लेकिन छोटी भी आपने क्यों नहीं लगाई सर? पूरा देश खुश है, पूरा देश खुश है। बिल्कुल होना चाहिए, गर्व का मौका है सर, गर्व का मौका है, लेकिन छोटी भी क्यों नहीं लगाई, सवाल ये है। फिर जब वो साजिश के आरोप लगते हैं और जो जीडी बख्शी सर कह रहे थे उनको झुठलाएंगे कैसे सर? नहीं क्या मैंने सुना नहीं था। क्या मैंने कहा जब जीडी बख्शी सर कहते हैं कि एक साजिश के तहत इतिहास के पन्नों से गायब रखा है सुभाष चंद्र बोस को, तो उन आरोपों को कैसे आप खारिज करेंगे? एक छोटी ही लगवा लेते आप, कहां लगवाई आपने? ल्यूटन्स दिल्ली में। किसने रखा गायब? मैंने बचपन से पढ़ा सुभाष चंद्र बोस को, स्कूल की किताबों में पढ़ा, घर में मेरे पिताजी से सुना, सारी जगह जगह चीजें। फॉरगॉटन हीरो पिक्चर आती था, फॉरगॉटन हीरो मैंने कितनी बार देखी, किसने रखा भाई? हाँ, सर आपने पिक्चर देखी, सोचा नहीं कि फॉरगॉटन क्यों? उनको प्रेजेंटेशन ज्यादा फॉरगॉटन क्यों? ये आप कह सकते हो। फॉरगॉटन क्यों? हीरो तो है, फॉरगॉटन क्यों? ये सवाल नहीं पूछा आपने, फॉरगॉटन क्यों? मैंने इतनी बार भाई मूवी बनाई जिसने रखा है, वो टाइटल नेम तो मूवी बनाई जिसने रखा, लेकिन मुझे तो इंटरेस्ट आता ना उस मूवी में। आप ये बात क्यों बोल रहे हो? किसी ने कोई साजिश नहीं रची थी तो 7.5 साल से। तो सर मैंने कहा एक मूर्ति बता दीजिए ना, छोटी ही सही। आप कह रहे हैं कि सरदार पटेल जितनी बड़ी बनानी चाहिए थी। मैं एक बार अनिला जी जरा बड़ी नहीं छोटी मूर्ति बता दीजिए। ल्यूटन्स दिल्ली में इन्होंने कहाँ लगवाई है सुभाष चंद्र बोस की? नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ तो केवल और केवल साजिश रची है कांग्रेस पार्टी ने। और आप देख लीजिए, स्वतंत्रता से पहले की बात कर लीजिए, स्वतंत्रता के बाद की बात कर लीजिए, और किस प्रकार से मृत्यु, जब उनकी, इन लोगों ने कहा कि उनकी मृत्यु हो गई। 3 कमीशन बैठ चुके हैं, तीनों के तीनों ने ये सिद्ध कर दिया कि भाई ऐसा कोई भी हमारे पास एविडेंस नहीं आ रहा है कि विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसके अंदर सुभाष चंद्र बोस जी बैठे हुए थे और उनकी मृत्यु हो गई। परंतु इन लोगों ने बिल्कुल ये प्रयास नहीं किया तो वो कहाँ है कहाँ नहीं है। अब ये पंडित जी जो हैं ये कह रहे कि 20 साल इन्होंने जासूसी नहीं करवाई क्या नेताजी के अगेंस्ट? इन लोगों की जासूसी करवाई कि नहीं करवाई? देखिए ऐसा है कि जब अभी आपने बहुत अच्छी बात की कि जब हम नेशनल वॉर हीरोज के बारे में बात करते हैं उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर तो चर्चा जरूर होनी चाहिए। चर्चा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अभी इन्होंने फॉरगॉटन हीरो कह दिया, क्योंकि उनको लोग जो है उनको फॉरगेट कर जाए, भूल जाए। इसका पूरा प्रयास जो है कांग्रेस पार्टी ने किया। कोई दो राय नहीं है कि हमने जो है विश्व की सबसे ऊंची जो मूर्ति बनाई पटेल साहब की, लौह पुरुष के, हमने बनाई। नेता तो आपके भी थे, परंतु किस प्रकार से आप लोगों ने उनके साथ व्यवहार किया। अगर हम सुभाष चंद्र बोस जी की भी बात करते हैं, उनको कांग्रेस क्यों छोड़नी पड़ी? क्या हम जानते नहीं है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस वक्त उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि माहौल बिल्कुल ठीक है और अंग्रेजों के ऊपर दबाव डालते हैं और हम अपनी आजादी लेते हैं। परंतु कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर्स थे, उनको ये बात बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। मुझे नाज है अपने
अपने देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर कि आजाद हिंद फौज का जब 75 वर्ष पूरे हुए तो उन्होंने पहली बार ऐसा हुआ कि 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पर तिरंगा मैं एक फहराया। चीज आज जिस चीज पर मैं बात करना चाह रही हूं और जिस पर जीडी बख्शी सर हमारे साथ मौजूद है, इसलिए उनके पास भी जाऊंगी और वहां कार्यक्रम की शुरुआत किसी भी समय होगी कि किस तरह से जीडी बख्शी सर ने एक किताब लिखी और सिर्फ उन्होंने नहीं किताब लिखी है, कई ऐसी किताबें हैं जिसमें जिक्र है कि कैसे आजादी दिलाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ सुभाष चंद्र बोस का था। जीडी बख्शी की किताब है बोस एंड इंडियन सामुराई, उसमें उन्होंने खुलासा किया बोस यानी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के योगदान का किताब में उन्होंने जिक्र किया है। और किताब में ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली, बंगाल गवर्नर जस्टिस चक्रवर्ती की बातचीत का जिक्र है। भारत की जो आजादी पत्र था, जब आजाद हुआ भारत, उस आजादी पत्र पर साइन करने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे एटली, और ब्रिटिश हुक्मरानों पर किस तरह आजाद हिंद फौज का दबाव था, यह उस वार्ता में, उस ट्रांसक्रिप्ट में उसका जिक्र है। एटली साहब कहते, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने कहा था कि अगर कोई दबाव था तो वो आजाद हिंद फौज का दबाव था। आजाद हिंद फौज के दबाव में अंग्रेजों ने भारत छोड़ा, यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात है जो मैं आपको बता रही हूं। 1982 में लेखक रंजन बोरा ने भी इसी बातचीत को प्रकाशित किया। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्टोरिकल रिव्यू में प्रकाशित की यही बातचीत, यही ट्रांसक्रिप्ट। और बी.आर. अंबेडकर ने किस तरह से आजाद हिंद फौज की ताकत का जिक्र किया था जब बीबीसी को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा, बी.आर. अंबेडकर ने किस तरह से उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि आजाद हिंद फौज की वजह से भारतीय सैनिक विद्रोह पर उतर आए थे, आजाद हिंद फौज के डर से ही अंग्रेज भारत छोड़ने को मजबूर हुए। अब मैं ये इसलिए बता रही हूं, इसलिए इसका जिक्र कर रही हूं क्योंकि आजाद हिंद फौज को लेकर किस तरह से बी.आर. अंबेडकर की अपनी यह बात है, जब उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा कि भारत को आजादी दिलाने में श्रेय अगर है तो आजाद हिंद फौज का है, क्योंकि किस तरह से सैनिक बगावत पर उतर आए थे, उन्हें भारत पर अंग्रेजों का जो राज था वो कबूल नहीं था, और इसीलिए आजाद हिंद फौज ने जो प्रेरणा दी उसके चलते आजादी मिली। अब मैं एक बार जीडी बख्शी सर आपके पास आ रही हूं क्योंकि आपने ये बार बार कहा और आपकी किताब में ये जिक्र है कि किस तरह से ये आजादी अगर मिली तो सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज की वजह से। जीडी बख्शी सर। बिल्कुल, देखिए जो 1977 में अंग्रेजों ने ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव्स को सार्वजनिक किया था, मतलब जो भी फैसले भारत की आजादी के लिए गए थे उसके दस्तावेजों को सार्वजनिक किया। हमने ये जाके हमारे प्रोफेसर कल्याण डे ने लंदन में 6 महीने लगाए, एक एक पन्ना पढ़ा। हमने उनको खास बोला था कि क्लेमेंट एटली साहब ने क्या कहा है वो निकाल के लाइए, जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ने क्या कहा उसे निकाल के लाइए, जो फील्ड मार्शल वेवल वाइसरॉय, जो फील्ड मार्शल ऑकिनले कमांडर इन चीफ इंडिया, जो गवर्नर थे भारत के सूबों के और जो डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो थे अंग्रेजों के, उनका सारे जो बयान, उनके सारे दस्तावेज हमने निकाले हैं। और जो मेरी दूसरी किताब है बोस या गांधी, हु मेड इंडिया फ्री, किसने हमें आजादी दिलाई, उसमें हमने कोट नहीं किए, पेज नंबर पैरा नंबर नहीं दिया, फोटोकॉपी उन दस्तावेजों की लगा दी है। मेरी आज हाथ जोड़कर भारत के जो एकेडमिक्स हैं उनसे विनती है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, कि वो प्लीज वो पढ़ें, वो दस्तावेज ओरिजिनल पढ़ें। और क्लेमेंट एटली साहब तो जब 1956 में कलकत्ता आए थे, जस्टिस पी.बी. चक्रवर्ती से उनकी 2 दिन की वार्ता हुई थी। जस्टिस चक्रवर्ती ने उनसे पूछा कि महात्मा गांधी ने जो भारत छोड़ो अभियान शुरू किया था वो तो आपने कुचल दिया था, और 1945 में आप दूसरी भारी जंग जीत गए, तो मुझे ये बताइए कि आप 1.5 साल बाद भारत छोड़ के भागे क्यों? क्या जवाब था क्लेमेंट एटली का? 3 शब्द, सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज। इन्होंने एक ऐसी स्थिति का पैदा कर दी जिसमें कि 25 लाख की जो भारतीय सेना थी उस समय की, वर्ल्ड वॉर 2 की, वो उसका आक्रोश से भर गई
और वो बिल्कुल उसकी जो वफादारी थी अंग्रेजों के लिए खत्म हो गई। हमारे पास 40,000 गोरे सैनिक थे, 25 लाख भारतीय जो लड़ाई में लड़के जर्मनों के खिलाफ, इटालियंस के खिलाफ, जापानियों के खिलाफ जीत कर आए थे। कभी भी बम फट सकता था। हम समझ गए कि इनकी लॉयल्टी नेताजी ने हिला दी है। आजाद हिंद फौज के कारनामों ने वो प्रेरणा भरी है कि हम यहां ठहर नहीं सकते। आपको इसमें विश्वास नहीं तो आप और बयान पढ़ लीजिए। कमांडर इन चीफ इंडिया के बयान पढ़ लीजिए। फील्ड मार्शल ऑकिल ने, उसने कहा कि साहब 18 महीने हैं हमारे पास, तशरीफ का टोकरा लेके इज्जत से चले जाइए, नहीं तो आपको खदेड़ के भगाया जाएगा। भारतीय सेना में कभी भी विद्रोह हो सकता है। और ये विद्रोह, ये उन्होंने दिसंबर 1945 में कहा था। ये विद्रोह फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी में व्यापक विद्रोह हुआ। 80 जहाजों में से 79 जहाजों पर हमारे जो नाविक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। अंग्रेज अफसरों को पानी में फेंका, तिरंगा झंडा फहराया और नेताजी की तस्वीरें लेके मुंबई और कराची की गलियों में जय हिंद के नारे लगाते गए। तब अंग्रेज समझ गए राइटिंग ऑन द वॉल, दीवार पे हस्ताक्षर। और वो 1 साल से भी कम के अंदर, वो 1.5 साल में, वो से भी कम में वो भाग गए, तशरीफ का टोकरा लेके चले गए। ये केवल और केवल नेताजी और आजाद हिंद फौज का योगदान है। बख्शी सर जो बात कह रहे हैं, मेजर जनरल सिवाज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल सिवाज, मैं आपसे पूछूंगी, सुजाता हमारे साथ इंडिया गेट से जुड़ी हुई है। मेजर जनरल सिवाज, जो बात जीडी बख्शी सर ने कही कि इट वाज द राइटिंग ऑन द वॉल, आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस जिस तरह से भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और जिस तरह से हर सैनिक के जहन में यह बात थी कि भारत के लोग अंग्रेजी सेना के खिलाफ अब विद्रोह करेंगे, इसके चलते अंग्रेजों को यहां से छोड़ना पड़ा, भागना पड़ा। बिल्कुल, जो जनरल बख्शी साहब कह रहे हैं बहुत बिल्कुल ठीक बात है। देखो हुआ क्या कि जब अंग्रेजों को ये महसूस हुआ कि अभी आजाद हिंद फौज ने तख्ता बदल दिया है और लोग जो हैं बिल्कुल अगेंस्ट हो गए हैं ब्रिटिशर्स के, और जो इंडियन ब्रिटिश आर्मी थी उसके अंदर जो एक प्रकार से तनाव पैदा हो गया था, क्योंकि ये जो हमारी आजाद हिंद फौज के जो वाक़े आए थे उन्होंने वो पूरा माइंडसेट ही चेंज कर दिया। अब आ गया था माइंडसेट कि हमें आजादी लेनी है, हमें ब्रिटिशर से मुक्ति पानी है। दिल्ली चलो का जो नारा लगाया था सुभाष चंद्र बोस ने, वो गूंज रहा था पूरे देश में, और वो आवाज आ रही थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये जो बात हो रही थी, अभी इनको अंग्रेजों को महसूस होने लगा कि अभी ये बदला हुआ भारत है, ये जो भारत की फौज है इसकी जो लॉयल्टी आप नहीं मान सकते। और उनको सोचा, जब 1946 के अंदर विद्रोह हुआ नेवी के अंदर, तभी उन्होंने मन बना लिया था कि वो जल्दी से जल्दी निकलना चाहते थे। इससे पहले आर्मी और एयरफोर्स में भी वो विद्रोह फैले। तो ये सच्चाई है जो जनरल बख्शी साहब बिल्कुल ऐप्ट बता रहे हैं। और याद रखना, आजाद हिंद फौज के 60,000 जवानों में से 26,000 जवानों ने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान की। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर सुभाष चंद्र बोस जिंदा होके अगर वो इंडिपेंडेंस लेते तो इस देश का विभाजन कभी नहीं होता। उन्होंने बताया था अगर इस देश का विभाजन होगा तो ओवर माय डेड बॉडी। तो ये बात थी, इसमें कोई शक और सवाल नहीं कि जो जनरल बख्शी बता रहे हैं। साहब, मेजर जनरल सिवाज आपको थोड़ा रोक रही हूं क्योंकि तस्वीरें हमारे पास इंडिया गेट से सीधे आ रही हैं। इंडिया गेट पे जहां पर ये कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम और कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उस 3D होलोग्राम को सामने रखेंगे।